तो करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आगे का अर्चना करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पेस का करंट अफेयर है। स्पेस के करंट अफेयर में हम लोग आगे देखते हैं सूर्य मिशन आदित्य L1। ठीक है, जो आदित्य L1 जो है ना वो सूर्य मिशन है और इसको कब प्रक्षेपण किया गया था? 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। ओके, प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C57 के थ्रू किया गया। PSLV C57 से कुल बजट कितना था? 400 करोड़ था। अनुमानित जीवन काल मतलब ये कितने दिन तक वहाँ रहेगा? ठीक है, सूर्य का कितने दिन तक वो करेगा, ऑब्जर्व करेगा? तो 5 वर्ष 2 महीने तक करेगा। उद्देश्य क्या है? सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फियर व कोरोना का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब मिशन की सफलता 6 जनवरी 2024 को देश का प्रथम सूर्य मिशन सफलतापूर्वक अपने निर्धारित लैग्रेंज पॉइंट 1 पर हॉलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान व चीन के पश्चात सफल और मिशन भेजने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? 5वां देश बन गया है। तो उससे पहले कौन कौन भेजा था? अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान व चीन। उसके बाद में भारत 5वां देश बन गया है। तो इसमें करेगा क्या? L1 पॉइंट पे गया था, 6 जनवरी 2024 को वो पहुंचा। PSLV C57 से गया था और इसका उद्देश्य है कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फियर व कोरोना का अध्ययन करना। ठीक है, अब देखो हॉलो ऑर्बिट क्या होता है? इसरो के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के मध्य ना 5 लैग्रेंज पॉइंट है। 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L5। लैग्रेंज वन पॉइंट के चारों ओर स्थित कक्षा को हॉलो ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, L1 के चारों ओर जो स्थित होता है ना उस कक्षा को L1 पॉइंट हॉलो ऑर्बिट कहा जाता है। आदित्य मिशन के इस बिंदु तक पहुंचने के लिए 127 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, 127 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। GSAT-20 या फिर GSAT-N2। ठीक है, GSAT ये सैटेलाइट से रिलेटेड है ना। स्पेस विल लॉन्च इसरो डेवलप GSAT-20। अब सैट अगर बोल देता है तो कभी भी सैटेलाइट हो जाता है उसका फुल फॉर्म। तो ये कहीं ना कहीं सैटेलाइट का काम करेगा। तो इसको कब प्रक्षेपण किया गया था? 18 नवंबर 2024 को किया गया था। स्वरूप क्या था? संचार उपग्रह है ये, वही सैटेलाइट संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन। उपग्रह का भार जो था ना 4700 किलोग्राम था। कितना था? 4700 किलोग्राम था। भारतीय उपग्रह एजेंसी इसरो की सहायक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का संचार उपग्रह है। यह भारत के दूरस्थ क्षेत्र में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी सहायता से 48 Gbps की गति से सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब इंटरनेट की स्पीड तेज होगी। संचार उपग्रह है। ठीक है, तो इंटरनेट के लिए भी अच्छा होगा ये और कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा होगा। देखो, इसरो की GSAT-20 उपग्रह का नाम GSAT-N2 है ना। GSAT-20 का नाम GSAT-N2 है। वर्तमान में भारत के पास 4 टन से अधिक क्षमता के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। 4 टन है, उससे अधिक को उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। तो अब ये तो 4700 kg है, तो क्या हुआ होगा? इसलिए GSAT-N2 को अमेरिकी की निजी अंतरिक्ष एजेंसी SpaceX के प्रक्षेपण यान रॉकेट फाल्कन 9 की सहायता से अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है। किसके सहायता से? फाल्कन 9 की सहायता से भेजा गया है। SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से उसको स्पेस में भेजा गया है। यह 1990 के पश्चात अमेरिकी प्रक्षेपण यान से भेजा गया दूसरा उपग्रह है। ठीक है, दूसरा उपग्रह है, मतलब पहली बार भी हम लोग अमेरिका के भेजे थे 1990 में। उसके बाद में INSAT-1D को भेजा गया था। अब यहाँ पे GSAT-20 को भेजा गया है। ठीक है, फाल्कन 9 के द्वारा भेजा गया है GSAT-20 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्स मून एनालॉग मिशन। ठीक है, मून एनालॉग मिशन है मार्स। ठीक है, तो अब देखो ये स्थापना कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में। ठीक है, मार्स मून एनालॉग मिशन है, मतलब दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं ना, मंगल और मून एनालॉग मिशन है। इसरो द्वारा निर्देशित इस मिशन के तहत लेह लद्दाख में अंतरिक्ष स्टेशन जैसा वातावरण निर्मित कर अनुसंधान कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब कि लेह लद्दाख में ना ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे कि वो
मतलब उस तरीके से मून और मार्स में जैसा है वैसे करेंगे और फिर वहाँ पे प्रशिक्षण देंगे, अनुसंधान करेंगे। मंगल ग्रह व चंद्रमा की सतह में पाए जाने वाली चट्टानी मिट्टी के समान संरचना होने के कारण, मतलब वहाँ पे वातावरण भी उसी तरीके से है होने के कारण इस स्थल का चयन किया गया है। इसरो अंतरिक्ष में भारत को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बेस बनाना चाहता है। ठीक है, इसरो अंतरिक्ष में भारत को स्वदेशी अंतरिक्ष बेस बनाना चाहता है। लद्दाख में इस मिशन से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्री रोबोटिक टूल से संबंधित चुनौतियों व समाधान में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अंतरिक्ष यात्री रोबोटिक टूल से संबंधित चुनौतियों जो है ना उसका समाधान में ना सहायता मिलेगी। ओके, तो मार्स मून एनालॉग मिशन ये मतलब स्टेशन बेस है, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है रूमी RHUMI रूमी 1। यह भारत के निजी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित देश का प्रथम पुनर्प्रयोग रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है। ठीक है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है। इस रॉकेट का निर्माण तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा किया गया है रूमी 1 RHUMI रूमी 1 का। और ये क्या करेगा? RHU है तो ये पुनर्प्रयोग करेगा, मतलब रीयूजेबल होगा, मतलब इस तरीके का निर्मित किया जाएगा या फिर डेवलप किया जाएगा जिससे वो फिर से यूज़ कर सके। इस रॉकेट का निर्माण तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा किया गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है पोलरिस डॉन मिशन। पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च हुआ 10 सितंबर 2024 को हुआ और प्रक्षेपण यान ना फाल्कन 9 था। कौन था? फाल्कन 9 था। यह विश्व का प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन है। ठीक है, मतलब प्राइवेट है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा यह मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष एजेंसियों यात्रियों द्वारा स्पेस वॉक किया गया। ठीक है, स्पेस वॉक किया गया। और पोलरिस डॉन मिशन फाल्कन 9 प्रक्षेपण मतलब फाल्कन 9 के थ्रू गया है पोलरिस डॉन मिशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी व रक्षा क्षेत्र। देखो ये क्या क्या रक्षा क्षेत्र में क्या क्या हमारे भारत के पास आया है उस चीज़ के बारे में ये बताया जाएगा अब। तो भीष्म क्यूब जो है ना, ये भीष्म क्यूब जो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? भीष्म चलता फिरता अस्पताल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। यह आरोग्य मैत्री योजना के तहत विकसित किया गया है और अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा किए थे ना मोदी जी, भारत की तरफ से 4 भीष्म क्यूब दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? 4 भीष्म क्यूब दिए गए हैं। भीष्म क्यूब से युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये चलता फिरता अस्पताल है तो यूक्रेन यात्रा में दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि घायल सैनिकों के इलाज में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश ना सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है और ना ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। निर्माण ना DRDO व BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, आकाश परीक्षण सूर्यलंका वायु स्टेशन आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया है। आकाश डिफेंस मिसाइल तकनीक है, मतलब कि कोई मिसाइल आएगा तो उसे डिफेंस करेगा जो दुश्मन द्वारा दागी गई मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकती है। और यह 25 किलोमीटर सीमा, कितने? 25 किलोमीटर सीमा के भीतर लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन जैसे हवाई हमलों को निशाना बनाकर हवा में ही समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र है ना उसमें जो भी अगर कोई चीज़ हमारे भारत की तरफ आ रहा है उसको वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो ये आकाश सरफेस टू, इम्पॉर्टेंट ये है कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद निर्माण किया है DRDO और BDL ने। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा? तो 25 किलोमीटर सीमा के भीतर लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन जैसे हवाई हमलों के निशाना बनाकर हवा में समाप्त कर सकता है। नवंबर 2024 में भारत द्वारा पश्चिम एशिया के देश आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस से संबंधित उपकरणों का रक्षा निर्यात किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के पश्चात यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण रक्षा सौदा है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के पश्चात ना
ब्रह्मोस मिसाइल के पश्चात यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण रक्षा सौदा है जिसके अंतर्गत भारत में विकसित रक्षा उपकरणों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। व्यावसायिक इसका निर्यात हुआ है। भारत में विकसित ब्रह्मोस ब्रह्मोस का प्रथम व्यावसायिक निर्यात फिलीपींस देश को किया गया है। किसको किया है? फिलीपींस देश को किया गया है। और भारत व फिलीपींस के मध्य रक्षा समझौते के अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल की प्रथम खेप अप्रैल 2024 में फिलीपींस को सौंपा गया है। ठीक है, तो फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिलीपींस को दिया गया है, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये कैसा है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, देखो एक सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होता है ना, उसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच में होती है। ठीक है, 1 मैक से अधिक होती है, और 1 मैक मतलब कि ध्वनि की स्पीड के बराबर, और 1 मैक से अधिक मतलब ध्वनि की स्पीड से तेज। ठीक है, और हाइपरसोनिक क्या होता है? 5 मैक से अधिक होता है। तो इस तरीके से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसे जल, थल, वायु तीनों स्तर पर उपयोग किया जा सकता है ब्रह्मोस को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गौरव। गौरव ना स्वरूप क्या है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। गौरव क्या है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। यह हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर आरसीआई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा उपकरण है। ओके, हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर आरसीआई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा उपकरण है गौरव। हैदराबाद ने बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। क्या है? ग्लाइड बम है लंबी दूरी का। नेक्स्ट है MQ-9B। स्वरूप क्या है? ये ड्रोन है। MQ-9B क्या है? ड्रोन है। और भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका के MQ-9B ड्रोन खरीदने हेतु रक्षा सौदा किया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है MQ-9B। यह ड्रोन सभी मौसम के अनुकूल 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ सकता है। ठीक है, 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ सकता है ये। ठीक है, तो ये MQ-9B ड्रोन है जिसको अमेरिका से लिया गया है, और ये तीनों सेनाओं के लिए, अमेरिका के लिए लिया गया है, और सभी मौसम के अनुकूल ये, मतलब कि मौसम कैसा भी हो उसके अनुकूल 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ सकता है। जोरावर क्या है? जोरावर एक युद्धक टैंक है। क्या है? युद्धक टैंक है। युद्धक टैंक है, और ये जुलाई 2024 में अनावरण इसका हुआ है। निर्माता कौन है? DRDO एंड L&T है। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो, ये दोनों मिलके बनाए हैं जोरावर को। यह भारत का सबसे हल्का, ठीक है, सबसे हल्का स्वदेश निर्मित टैंक है, मतलब भारत ने बनाया गया है, और साथ ही साथ में सबसे हल्का है, 25 टन है। इस टैंक को लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, जैसे लद्दाख में जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हल्का बनाया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च गति से चलने के साथ साथ कम पानी के क्षेत्र में यह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, पानी जहाँ कम है वहाँ पे, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्पीड से चलेगा। प्रोजेक्ट जोरावर का नाम प्रसिद्ध योद्धा जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जो जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के अधीन सैन्य जनरल के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो ये उन्हीं के नाम पे जोरावर नाम रखा गया है, और DRDO और L&T के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ये हल्का है और 25 टन का है, बाकी इससे भी ज़्यादा वेटेज होते हैं। और ना अनावरण पर जुलाई 2024 को किया गया है, और ये युद्धक टैंक है। युद्धक टैंक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। परम रुद्र लागत ना 130 करोड़ आया है परम रुद्र को बनाने का, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंतर्गत भारत में विकसित नवीनतम सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र। ठीक है, इस स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के अधिकांश पार्ट्स भारत ने बनाए गए हैं। के अधिकांश पार्ट भारत में बनाए गए हैं। सितंबर 2024 में परम रुद्र को 3 संस्थानों में स्थापित किया गया है। 3 संस्थानों में स्थापित किया गया है, भारत में बनाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। और अधिकांश पार्ट्स जिसके भारत में बनाए गए, मतलब कुछ पार्ट्स बाहर में ही बनाए जा सकते हैं। और इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस सेंटर दिल्ली में, पुणे में और कलकत्ता में, 3 बड़े शहरों में, दिल्ली, पुणे और कलकत्ता में इसको परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को इस्टेब्लिश किया गया है।
नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुभारंभ 2015 में हुआ है। कब हुआ है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का शुभारंभ 2015 में किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी व इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको बनाया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये होता है काम की, मतलब इसका शुभारंभ हुआ है नेशनल कंप्यूटिंग मिशन का 2015 में। और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसमें संचालन इसको करते हैं। और इसका क्रियान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक व आईआईएससी बेंगलुरु इसका क्रियान्वयन करता है। इस मिशन के तहत ना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय वर्ष 2019 में विकसित हुआ। ठीक है, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना 2015 में की गई और परम शिवाय 2019 से पहले विकसित किया गया। और इसको विज्ञान विभाग और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको सब मतलब इसका संचालन करते हैं और क्रियान्वयन सीडैक पुणे और आईआईएससी बेंगलुरु करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन। क्या है? पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन। आयोजन तिथि क्या था? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ था पेरिस ओलंपिक। आयोजन स्थल ना पेरिस फ्रांस में हुआ था। कुल खेल स्पर्धा ना इसमें 32 है। आदर्श वाक्य क्या है? मोटो गेम्स वाइड ओपन है। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन है। खेल ज़्यादा विशाल, अलग व खुला हुआ। शुभंकर मॉस्कोट क्या थे? ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर था। एक फ्रेजिटियन टोपी है। ठीक है, ओलंपिक जो फ्रीज जो है ना, एक फ्रेजियन मतलब कि फ्रेंच का टोपी है जिसे फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। भारतीय ध्वजवाहक जो है ना, उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु व शरद कमल थे। पीवी सिंधु व शरद कमल इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ना मनु भाकर व पीआर श्रीजेश थे। मनु भाकर व पीआर श्रीजेश ना समापन समारोह में थे। ओके, उद्घाटन समारोह सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया, जबकि समापन समारोह पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम डी फ्रांस में आयोजित किया गया। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल थे और समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। भारतीय दल ना पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 भारतीय एथलीट मुख्य खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से 140 अतिरिक्त व्यक्तियों को खिलाड़ियों के सहायक के रूप में शामिल किया गया। 140 और लोगों को, जो 117 गए थे उसके साथ में 140 व्यक्ति भी गए थे उनके हेल्प करने के लिए। इससे भारतीय दल की कुल संख्या 257 हो गई। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 शामिल नवीन खेल स्पर्धा ब्रेक डांसिंग जो है ना, ये शामिल किया गया। स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग ये सब शामिल किया गया। लेकिन हटाया किसको गया? तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे को हटाया गया। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को हटाया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबानी जो है ना, ओलंपिक देखो 33वां जो ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ अभी। अब 34वां ओलंपिक जो है 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और जो 35वां जो ओलंपिक जो है ना 2032 का, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी पेरिस फ्रांस में हुआ, दूसरा वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। पेरिस में यह तीसरी अवसर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबानी का वर्ष 1924 और 2024 है। ठीक है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। आगे बढ़ते हैं, पदक तालिका देखते हैं। पदक तालिका स्थान रैंकिंग पहले नंबर पे ना अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है पहले नंबर पे। ठीक है, अमेरिका 40 गोल्ड जीता है, टोटल 126 मेडल जीता है। फिर दूसरे नंबर पे चीन है जो कि 91 मेडल जीता है। और तीसरे नंबर पे जापान है जो कि 46 मेडल जीता है। ठीक है, तो अमेरिका, चीन और जापान। भारत का रैंक क्या है? 71 रैंक है भारत का। 71 रैंक है भारत का। भारत ने 1 सिल्वर जीता है, 5 ब्रॉन्ज में जीता है और टोटल 6 पदक जीते हैं। टोटल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और टोटल 6 मेडल। ठीक है, देखो सिल्वर 1, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 हो गए। इंडिया की रैंकिंग 71 हो गई।
भारतीय अगर खिलाड़ी देखें तो नीरज चोपड़ा ना भाला फेंक जैवलिन थ्रो में रजत पदक लाए हैं। ठीक है, जैवलिन थ्रो या भाला फेंक में ना नीरज चोपड़ा रजत पदक लाए हैं। मनु भाकर जो है ना महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ना कांस्य पदक जीती है। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है ना, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल जो कुसाले है ना पुरुषों की 5 मीटर राइफल टीम 3 पोजीशन में शूटिंग में इन्होंने कांस्य जीता है। स्वप्निल कुशाले ये भी शूटिंग से रिलेटेड हैं और 50 मीटर एयर राइफल से रिलेटेड है, कांस्य इन्होंने जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ना, पुरुष हॉकी टीम इन्होंने भी कांस्य जीता है। और अमन सहरावत जो है ना कुश्ती में, ठीक है, 57 किलोग्राम की कुश्ती या रेसलिंग में ना कांस्य जीता है अमन सहरावत ने। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती रेसलिंग में कांस्य जीता है अमन सहरावत ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य जीता है। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल पोजीशन में कांस्य जीता है। और मनु भाकर सरबजोत सिंह कांस्य, मनु भाकर अकेले भी कांस्य और नीरज चोपड़ा सिल्वर। पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते। ठीक है, केवल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य जीते। 6 भारतीय खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे और मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका पर ना टोक्यो ओलंपिक में 48 स्थान पर था, जहां भारत ने 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना 2012 लंदन ओलंपिक में था। उसने 6 पदक जीते, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कब किए थे? टोक्यो ओलंपिक में किए थे। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपियन पदक विजेता नीरज चोपड़ा। यह उपलब्धि 8 अगस्त 2024 को अपने दूसरे प्रयास में इन्होंने प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद जो नदीम थे ना, उन्होंने 92.97 मीटर का बेस्ट थ्रो भाला फेंका था, स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। उसके बाद में मनु भाकर है। मनु भाकर कुल पदक 2 जीती हैं, कांस्य पदक। प्रथम पदक ना व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा पदक जो है ना मिश्रित टीम इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर व सरबजोत सिंह जो है ना ये मिश्रित टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 1 कांस्य जीता है। भारत के मनु भाकर व सरबजोत सिंह ने मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित टीम इवेंट में कोरिया की टीम को 16-10 के अंतर से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया। उसके बाद में आता है स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले जो है ना ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ना इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। 1 अगस्त 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कुल 451.4 अंक हासिल कर कांस्य पदक हासिल किया है। निशानेबाजी की 50 मीटर 3P स्पर्धा में यह भारत का पहला ओलंपिक पदक है 50 मीटर में स्वप्निल कुसाले का। उसके बाद में अमन सहरावत ना पुरुषों की 57 केजी भार की श्रेणी में कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत को अपनी कैटेगरी में खेलते हुए 5.5 केजी भार कम करना पड़ा, क्योंकि इनका पूर्व भार ना 61.5 केजी था। 4.5 केजी कम करना पड़ा। भारतीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक सत्र 2020 और 2024 में पदक हासिल किए। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया और 2024 पेरिस ओलंपिक में ना कांस्य पदक हासिल किया। ओके, अब देखो पेरिस ओलंपिक में ना चर्चित खिलाड़ी देखते हैं। अभिनव बिंद्रा। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा भारत के शूटिंग लीजेंड अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ओलंपिक समिति ने शूटिंग लीजेंड अभिनव बिंद्रा को ना भारतीय ओलंपिक ऑर्डर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने
स्वर्ण पदक जीता था 2008 में। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए हैं। भारत की प्रथम महिला निशानेबाज खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए हैं। इन्होंने भारत के लिए एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। यह भारत की पहली महिला निशानेबाज है जिन्होंने ओलंपिक पदक हासिल किया है। 12 वर्ष पूर्व लंदन ओलंपिक में भारत के पुरुष खिलाड़ी विजय कुमार ने रैपिड फायर पिस्टल इवेंट व गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वो 12 साल पहले जीता था। ओके। विनेश फोगाट। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 केजी भार श्रेणी कैटेगरी के फाइनल मैच में पहुंच गई थी। सेमीफाइनल मैच में उनका वजन 50 किलो था। क्या था? 50 केजी था। लेकिन फाइनल मैच में 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण, ठीक है, 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण ओलंपिक नियम अनुसार उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात संयुक्त रजत पदक कॉम्बाइंड सिल्वर मेडल के लिए खेल पंचायत न्यायालय CAS में विनेश फोगाट हेतु अपील की गई थी, लेकिन इनकी याचिका खारिज कर दी गई। पेरिस ओलंपिक पदाधिकारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC का अध्यक्ष ना थॉमस बाक है। कौन है? थॉमस बाक है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की अध्यक्ष ना PT उषा है। कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की PT उषा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कौन है? थॉमस बॉक है। और भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के CEO कौन है? रघुराम अय्यर है। रघुराम अय्यर हैं। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य में शामिल भारतीय महिला कौन थी? बिल्किस मीर थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य में शामिल भारतीय महिला कौन थी? बिल्किस मीर थी। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के CEO रघुराम अय्यर थे। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष PT उषा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष ना थॉमस बाक थे। भारतीय सेफ डी मिशन इनका ना मुख्य कार्यभार ना गगन नारंग को बनाया गया है। सेफ डी मिशन किसको बनाया गया है? गगन नारंग को। डिप्टी प्रमुख ना शिवा केशवन है। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग द्वारा पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल हेतु सेफ डी मिशन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता को नियुक्त किया गया है। यह ओलंपिक खेलों के दौरान भारतीय टीम के प्रवक्ता होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो गगन नारंग जो होंगे भारतीय सेफ डी मिशन। ये देखो, ये थॉमस बॉक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ये PT उषा है, भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अध्यक्ष। फिर उसके बाद में CEO रघुराम अय्यर और जूरी सदस्य जो है ना वो बिल्किस मीर। भारतीय सेफ्टी मिशन का मुख्य कार्यभार पूर्व में महिला बॉक्सर मेरी कॉम को दिया गया था, परंतु व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने सेफ्टी मिशन का कार्यभार स्वीकारने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।